हसन, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली स्टूडियो से आपने अब्दुल नबी हसन को सुना। श्रीनगर के स्टूडियो से मैं हूं सनम एजाज। हालात वाक़ात पर हमारी पहली नज़र प्रोग्राम जीके स्पेशल, और जीके स्पेशल में सबसे पहली नज़र वही खबर जिस पे दुनिया भर की अभी नज़र है, और ये नज़र है अफगानिस्तान में तालिबान का काबुल पर कंट्रोल, और उसके बाद पंजशीर पर भी कब्जा होता है तो तालिबान कहाँ जाएंगे, यही सवाल दिल्ली में। और दिल्ली में इसी सवाल को लेकर आज वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में आल पार्टीज मीटिंग भी बुलाई गई थी, और इस आल पार्टीज मीटिंग में लगभग 30 से ज़ायद सियासी जमातों के लीडरान ने शिरकत की, और कुल मिला के नजर तालिबान और तालिबान के साथ साथ काबुल में बने हालात पर, और उन हालात में सबसे पहले जो काबुल में हिंदुस्तानी फंसे हुए उनको निकाले जाने पर उठाए गए इकदाम पर। और इस मीटिंग के दौरान वजीर खारजा से लेके वजीर दाखिला, दिफा से लेके दूसरे वज़रा ने भी शिरकत की, और खुद वज़ीर-ए-आज़म की निगरानी में हो रही इस मीटिंग के दौरान अफगानिस्तान की मजमूई सूरत हाल, और इस मजमूई सूरत हाल में सबसे पहले प्रायोरिटी जो है कि किस तरह से अफगानिस्तान में जो हिंदुस्तानी फंसे हुए उनको निकाला जाए, और उसके बाद बाकी की सूरत हाल में अफगानिस्तान में तालिबान का अगला पड़ाव क्या होगा उस पर भी नजर। और दिल्ली में आज की मीटिंग के बाद सियासी शख्सियात ने आज की मीटिंग के हवाले से बताया कि एक मुस्बत कदम है और एक पेश आइंदा जो पेशरफ्त बनती जा रही है, जिसमें कुछ ये भी बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान और तालिबान के दरमियान ट्रैक टू पे बातें भी हो रही हैं, और उन्हीं बातों के पस मंजर में आज की मीटिंग पर सियासी जमातों के या सियासी लीडरान का क्या रद्द-अमल रहा, आपको हम सुनाते हैं। देखो, ये किसी को संतुष्ट होना नहीं होने की बात नहीं, ये तो देश का मामला है, और लोगों के हित में, देश के हित में हम एकजुट होकर काम करना है। अभी उन्होंने ये कहा कि भाई वेट एंड वॉच, एक इसका मतलब है कि अभी दूसरे देश का क्या रुख रहेगा, तालिबान के बारे में उनके क्या विचार रहेंगे, ये सब चीजें बाद में बताई जाएंगी। दूसरा मुद्दा हमने जो कहा था, एक लेडी डिप्लोमेट महिला एमपी जिसको डिपोर्ट किया गया था, तो उन्होंने हो गया कहा ये हो गई गलती, ऐसा आइंदा नहीं होगा, इसका हम देखेंगे। और बाकी जो चीजें स्टूडेंट्स है या दिल्ली में या दूसरे और जगह, उन स्टूडेंट्स का हित भी देखा जाएगा, और जो अफगान सिटीजन्स यहाँ पर है उनके बारे में भी उनका हित देखा जाए। जो हमने 6-7 मुद्दे उठाए थे उनका उन्होंने रिप्लाई दिया है, अब आगे उस पर कितना अमल होता है देखेंगे। चलिए, न्यूज एजेंसी ANI के जरिए मिली तस्वीर और वीडियो बाइट, और ये दिल्ली में आज की अहम मीटिंग, अफगानिस्तान से लेके हिंदुस्तान पर नजर, और उस सब में कैसे हिंदुस्तानियों को अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट से निकाला जाए, और उसके साथ साथ आगे की क्या सूरत हाल अपनाई जाए। ये एक पहलू, लेकिन अब हम दूसरे पहलू पे लिए चलते आपको, और वो है तामीर और तरक्की का। और तामीर और तरक्की में आज बड़ा कदम कह सकते हैं हम सरकार का वो देखने को मिला, और श्रीनगर में रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NIT श्रीनगर में 700 बेड्स वाले मेगा बॉयज हॉस्टल का संग बुनियाद रखा। शुमाली हिंदुस्तान में ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट का ये पायदार कम्प्लेक्स माना जाता है, उसमें इजाफा है, और इस इजाफे में आज खुद मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने वीडियो के जरिए शिरकत भी की, और यहाँ उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बताया कि मार्केट की सूरत हाल और उसके साथ साथ आलमी सतह पर होने वाली नई इजादात की इस इंस्टीट्यूट में निशानदेही की गई है, और जम्मू कश्मीर की सरकार जदीद दौर की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी के माहौलियाती निज़ाम को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने टेक्निकल इदारों से कहा कि वो एकेडमिक इंडस्ट्री के ताउन को मजबूत बनाने पर तवज्जो दें, जो कि तहकीक, जिद्दत और माशी तरक्की के लिए इंसानी सरमाए की तामीर के लिए अहम है। मरकजी वजीर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बताया कि तकनीकी इदारों को मुआशरे के फ़ायदे के लिए नई टेक्नोलॉजी के साथ तजुर्बात करना चाहिए, और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मुखातिब करते हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बताया
کہ نوجوان نسل کی صلاحیت کو ترقی کے لیے صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے اور نئی قومی تعلیمی پالیسی کی اخراجات اور ایجادات کی حوصلہ افزائی پر ریاست کے لیفٹننٹ گورنر نے زور بھی دیا۔ یہاں گورنر کے مشیروں کے علاوہ مختلف محکموں کے سربراہ اور NIT کشمیر کے فیکلٹی ممبران بھی موجود رہے اور یہاں پہ اس بڑی خبر کو، اس بڑی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ریاستی گورنر کا شکریہ بھی ادا کیا گیا۔ یہ 2 ہفتے کے بھیتر NIT سری نگر میں دوسرا شیلانیاس کا کارکرم ہے۔ پچھلے 14 اگست کو گرلز ہاسٹل کے ایکسٹینشن کے شیلانیاس تتھا نئے جمنیزیم کے ادگھاٹن کے لیے میں کیمپس میں خود اپستھت ہوا تھا۔ آج 700 بیڈڈ میگا بوائز ہاسٹل کے شیلانیاس کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ NIT سری نگر انفراسٹرکچر کے معاملے میں آتم نربھرتا کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے چھیتر میں پورے UT کی پہچان ایک نئے پرکار کی بن رہی ہے اور اس میں NIT سری نگر کا وشیش یوگدان ہے۔ 1960 میں ریجنل انجینئرنگ کالج کے سوروپ میں استھاپت ہونے کے بعد سے کیمیکل، میکینیکل، سول، انفارمیشن ٹیکنالوجی، کمپیوٹر سائنس، الیکٹرانکس جیسے انیک اکیڈمک کورسز کے کارن NIT سری نگر نے اپنی الگ پہچان بنائی اور پلیسمنٹ کو بھی ہم دیکھیں تو اس میں کافی آرگینک گروتھ دکھائی پڑتی ہے۔ مترو، روٹی، کپڑا اور مکان کی طرح مجھے لگتا ہے کہ نئی ٹیکنالوجی آج کے سویلائز سوسائٹی کی مولبھوت آوشکتا بن گئی ہے۔ سنہا کا کہنا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں UT جموں کشمیر کی ایک نئی پہچان بن رہی ہے اور اب پہچان کی بات کریں تو نئے مدے پہ سیاست پہ بات کرتے ہیں اور سیاست میں آپ کو یاد ہوگا گپکار الائنس سرخیوں میں ہے، میٹنگز بھی ہو رہی ہیں اور میٹنگوں کے ساتھ ساتھ عوامی ریچ آؤٹ پروگرام بھی انہوں نے شروع کیا ہے اور اسی عوامی ریچ آؤٹ پروگرام کے تحت آج مظفر شاہ کنگن گاندربل کے علاقے میں تھے اور گاندربل کے علاقے میں عوامی ریچ آؤٹ پروگرام کے تحت مظفر شاہ نے کئی وفود سے ملاقات بھی کی اور بعد میں میڈیا سے بات بھی کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے مظفر شاہ نے دلی کی پالیسیوں کی تنقید کرتے ہوئے بتایا کہ دلی کی جموں کشمیر کے تئیں سبھی پالیسیاں فیل ہو رہی ہیں اور گپکار الائنس سے لے کے جموں کشمیر کی سیاسی جماعتیں دلی کی اگرچہ ناکامیوں کی نشاندہی کرتی ہے لیکن دلی ہے کہ اپنے غرور میں اٹی ہوئی ہے اور وہ ان کی ناکامیوں کی نشاندہی کرنے کے باوجود بھی اس ساری صورتحال پہ نظر نہیں رکھ رہی ہے اور مظفر شاہ نے یہ بھی بتایا کہ جموں کشمیر میں امن کی بات تو کی جاتی ہے لیکن دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں امن بندوق کے سائے میں امن قائم ہو سکا ہو۔ مظفر شاہ گاندربل کے علاقے میں کنگن میں کیا بتا رہے تھے، ذرا سنا دیے۔ آپ جس طریقے سے یہاں پہ اپنے ہی فلیگ کی، ہمارے ہی فلیگ کی بے حرمتی کرواتے ہیں، انڈر دا بیرل آف دا گن آپ ڈنڈا چڑھواتے ہیں، حالانکہ یہاں پہ ہندوستان کا ترنگا 1947 سے لہرا رہا ہے۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ آج سے لہرا رہا ہے کیا؟ وہ یہ غلط تاثر دیتے ہیں پورے ملک میں کیونکہ ان کا اس وقت انفارچونیٹلی فارن پالیسی بھی فیل ہو گئی، لوکل گورننس فیل ہو گئی۔ تو اگر اس کو ہم نشاندہی کرتے ہیں کہ بھائی پلیز سیٹ دس میٹر رائٹ، پلیز سیٹ دا میٹر رائٹ ود پاکستان۔ پہلے تو 5 اگست 2019 سے پہلے آپ کا ایشو تھا یو ہیو ٹو اونلی ڈیل ود پاکستان. آفٹر 5 اگست 2019 یو ہیو ٹو ڈیل ود چائنا. دیٹ از اے ریالٹی. تو بھائی ہم یہیں رہ رہے ہیں 150-200 کلومیٹر دور پہ چائنا ہے, تو میں بات نہیں کروں گا تو کیا کروں گا؟ آپ نے بے حرمتی کی ہے کانسٹیٹیوشن کی, آپ نے بے حرمتی کی ہے اپنے فلیگ کی, آپ نے بے حرمتی کی ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ جس کی گارنٹی ہے بائی دا کانسٹیٹیوشن آف دس کنٹری. سو پروسیکیوشن مجھ کو ہوگا کہ آپ کو ہوگا؟ وقت یہی بتائے گا کہ پروسیکیوشن کس کو ہوگا. یہ میں اپنے بی جے پی کے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں گھوم رہے ہیں, گام رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, مگر انڈر دا بیرل آف دا گن کھلے عام یو آر ناٹ ویلکم ہیئر. سیدھی بات, یو آر ناٹ ویلکم ہیئر.
यू आर वेलकम ओनली जब आपके साथ पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स हो, तभी आपको वेलकम यहां चारों जगह किया जाता है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी। चलिए, मुजफ्फर शाह गांदरबल खेखांगन के इलाके में और 5 अगस्त के बाद बकौल मुजफ्फर शाह फॉरेन पॉलिसी भी असरअंदाज हुई है मुल्क की, और उस पर मुजफ्फर शाह आउटरीच प्रोग्राम के तहत। लेकिन आपको नाजरीन अब दूसरा बड़ा पहलू भी दिखाते हैं जिसपे सबकी नज़र है, सब वाविला करते हैं, लेकिन वाविला करते करते वही कुछ करते जो हो रहा है। बताते हैं तीसरी लहर आएगी, और दुनिया में जो इस वक्त ग्राफ बढ़ता जा रहा है कोविड के हवाले से, उसमें लगातार केसेस की बढ़ती तादाद हो रही है। जम्मू कश्मीर में भी कुछ दिनों से साउथ कश्मीर से लेकर किश्तवाड़ तक पॉजिटिव केसेस की तादाद बढ़ रही है, और ये बड़े खतरे की बात भी बताई जाती है। कहीं तीसरी लहर शुरू तो नहीं हुई है, इस पर बहुत से लोग अलग अलग तरीके से राय दे रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर से पहले किस तरह के इकदाम उठाने हैं, किस तरह की तैयारियां करनी है, उसका कुछ जायजा हमने भी लिया। और हमने सबसे पहले जायजा लिया सरकारी अस्पतालों का, जहां पे सभी कोविड पेशेंट्स को लाया जाता है या लाया जा सकता है। तो इन अस्पतालों के अंदर और बाहर, हम सरकारी अस्पताल की बात करें, तस्वीर आपके सामने श्रीनगर के SMH अस्पताल की, और यहाँ पे फिजिकल डिस्टेंसिंग, उसके साथ साथ मास्क, उसके साथ साथ जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, SOPs हैं, उनका कितना ख्याल रखा जाता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सरकार भी जानती होगी, सरकार भी उधर से गुजरती होगी, लेकिन इस पर अमल नहीं किया जाता है। और ये सिर्फ कश्मीर की तस्वीर नहीं है, जम्मू की भी यही तस्वीर है, और जम्मू से लेके खिते चिनाब और खिते पीर पंचाल की भी यही तस्वीर है। बीमारों का रश, और इन बीमारों के रश, उनके साथ साथ अटेंडेंट्स, और फिर इन अटेंडेंट्स के साथ साथ सारे मामलात में सब गाफिल। तीसरी लहर आने की बात तो की जाती है, उसकी तैयारी नहीं की जाती है। ये तस्वीर का एक पहलू, जम्मू में भी ये सब कुछ है। हम मानते हैं अरबाब इक़दार इन सभी मामलात को नज़र में रखते हुए फटाफट निकल जाएंगे, एक दिन बड़ा हल्ला करेंगे, गाइडलाइंस के पालन के हवाले से जुर्माना भी वसूल करेंगे, लेकिन दूसरे दिन रात गई तो बात गई वाली कहानी यहाँ पे साफ नजर आएगी। लेकिन अब हम आपको यही तस्वीर दिखाते हैं रूरल एरियाज़ की। ज़रा कुलगाम के अस्पताल की भी हम तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये कुलगाम है, यहाँ पे टिकट्स पेशेंट्स को लेनी है, और टिकट्स पेशेंट्स को लेने के लिए सरकार का क्या सूरत हाल है, टिकट काउंटर किस तरह से बनाएं। SOP गाइडलाइंस में पेशेंट को 2 बजे से पहले ही सारी टिकटें लेनी है, और जब इतना रश होगा तो फिर 2 बजे से पहले एक काउंटर से कैसे टिकट्स ली जाएंगी। ये अस्पताल की बात, और मार्केट की भी सूरत हाल, कुलगाम के बाज़ार की भी सूरत हाल यही है। हमारे साथी तनवीर ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया, वहाँ देखा कितना थर्ड फेज़ का असर है। और ये तस्वीर सरकार के इदारे की, अस्पताल के इदारे की, ये वो तस्वीरें जो दिल दहलाने वाली हैं। ये अंदर से लेके बाहर तक यही बयान करती है कि कोविड की तीसरी लहर के बारे में सब लोग सुनते हैं, सब लोग समझते हैं, सब लोग जानते भी हैं, लेकिन अमल नहीं किया जाता है। तो अमल कैसे नहीं किया जाता है, ज़रा लोगों की भी सुने, इंतज़ामिया से भी हमने बात की, तो फिलहाल वहाँ के लोग क्या कहते हैं वो सुनते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो सुबह मैं 7 बजे यहाँ पे आ गया, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो अटेंडेंट्स यहाँ पे आते हैं टू गेट द टिकट टू एडमिट देयर पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल, बट अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ पे टिकट्स हैं वो ब्लैक मार्किंग हो रही है। यहाँ पे मेरे साथ एक बरादर है, ये पिछले 3 दिनों से रेगुलरली यहाँ विजिट कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इसको टिकट नहीं मिली है क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग की वजह से। अगर आपने ये मसला उजागर करना चाहा, आप करना चाह रहे हो, तो माई रिक्वेस्ट इज हायर अथॉरिटी टू सॉल्व द मैटर और टू लुक इनटू द मैटर एंड सॉल्व इट विद इन नो टाइम। अगर यहाँ पे कतारें लगी रहती हैं, फॉर व्हाट काइंड पर्पस पीपल आर स्टैंडिंग इन द क्यू, किस मकसद के लिए हो रहे हैं। चलिए, ये कुलगाम के शख्स से हमने बात की, कहते हैं कि ब्लैक मार्केटिंग टिकट की होती है। वैसे ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि 10 रुपये की सरकारी अस्पताल की टिकट होती है, उसको ब्लैक मार्केटिंग करके कोई फ़ायदा कोई हासिल नहीं किया जा सकता। हाँ, एक बात यह है कि ब्लैक मार्केटिंग ना सही, लेकिन अपनों का ख्याल रखे, जो अपने पेशेंट्स वगैरह हैं उनको प्रायोरिटी मिले, उनके लिए सुबह से टिकट निकाली जाए। रश रहता है अस्पताल में, तो वो टिकट का वो अफरा इधर की उधर की जा सकती है। ब्लैक मार्केटिंग शायद अभी हमारे अस्पतालों में नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है, और लोगों के कहने पे क्या कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ज़रा इंतज़ामिया से पूछा जा सकता है कि इलाके के बहुत से लोगों को ये अस्पताल कैटर करता है, तो यहाँ पे अगर 2-4 काउंटर और बना दिए जाते, टिकट काउंटर बना दिए जाते, तो शायद इतना कुछ मामला नहीं होता, इतने यहाँ पे क्राउड
कहें तो नहीं होता, और SOPs वगैरह का भी ख्याल रखा जाता। लेकिन कहीं कहीं अच्छा भी हो रहा है, और हमारे कई अजला से खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे अच्छा हो रहा है, कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है, और उस कोविड की लड़ाई में फिलहाल कामयाब है। बांडीपुरा उसकी मिसाल दी जा सकती है, हम बडगाम भी मिसाल दे सकते हैं, हम कुपवाड़ा की भी मिसाल दे सकते हैं। इन 3 अजला में फिलहाल पॉजिटिव केसेस जो है उस हवाले से मुस्बत नताज यही है कि सरकार कामयाब हो चुकी है, लोग कामयाब हो, और जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा भी कामयाब हुए हैं और दावा भी कर रहे हैं कि हम कामयाब हुए हैं, लेकिन अवाम का ताउन चाहिए, हम आगे भी तीसरी लहर में भी कामयाब हो सकते हैं। डॉक्टर उवैस, जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा, और तफसीलात बता रहे मीडिया को। प्रेजेंट सिचुएशन है, हमारे एक्टिव केसेस 50 हैं, और जिसमें एक हॉस्पिटल आइसोलेशन में है, 49 होम आइसोलेशन में है। प्रॉपर मेडिकल प्रोसीजर्स के थ्रू और जो प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंगली उनकी देखभाल की जा रही है। जहाँ तक रिकवरी रेट की हम बात करेंगे तो 98.2% है, रिकवरीज बेहतर है, और जो हमारी पॉजिटिविटी है वो भी लगातार स्टेबल है। कहीं इस तरह का कोई ऐसा नया क्लस्टर निकल के नहीं आया है, कोई एक पर्टिकुलर जगह पे जो कि कहीं पे कोई अलार्म रेज करता हो। इससे ये पता चलता है कि जो ये केसेस हैं स्पोरेडिक है। उससे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे सामने आई है, जो हमने इसको एनालिसिस किया है, कि जो अभी भी नए केसेस को इरप्ट हो रहे हैं, दिन के 2 या 3 अगर कोई ऐसे केसेस हैं, ये ज़्यादातर वो हैं जो 18 to 44 एज ग्रुप के जो वैक्सीनेटेड नहीं है। वैक्सीनेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि लास्ट ईयर जब ये वैक्सीन इन प्रोग्रेस था तो हर कोई वेट कर रहा था कि कब ये वैक्सीन पूरी तरह से तैयार होके आए। और हम चलिए अब ज़रा तामीर और तरक्की में हमारे एग्रीकल्चर, हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर, और डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ने आज शोपियां के इलाके का दौरा किया और यहाँ कई तरक्याती प्रोजेक्टों का जायजा भी लिया। विशाल महाजन, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, ने आज अपने दौरे के दौरान किसानों से बात भी की, और यहाँ उन्होंने बताया कि हमें बेहतर फसल और ज़्यादा पैदावार के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है, और ये भी बता डाला कि महकमे हॉर्टिकल्चर और सरकार के दूसरे इदारे किसानों के शाना बशाना तरक्की और कौम को आगे ले जाने में साथ रहेंगे। यहाँ उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अगर आवाम को कहीं मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है तो वो अपने नज़दीकी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के दफ्तर का रुख भी कर सकते हैं और सरकार की कई स्कीमों का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और यहाँ पर मुकामी लोगों ने भी बात की, और मुकामी लोगों ने बात करते हुए बताया कि सरकार की इन इक़दामात से एक नई नहज मिल रही है, और यहाँ पे फ्रूट के साथ साथ हॉर्टिकल्चर के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी ख़रीदारी से लेकर मार्केटिंग तक लोगों को जानकारी भी हासिल हो रही है। इस मंडी के साथ कलेक्टर साहब के सामने अपनी जो मुतालबात रखे हैं, उसमें ये मंडी के हिसाब से हमें जो यहाँ जरूरियात हैं उसके हिसाब से हमने इनके सामने मुतालबात रखे हैं। सबसे पहले हमारे ऑक्शन फंड्स की भी कमी है। हम अपने सारे जो हमारे ये आड़ती हजरात हैं जो हम माल बेचने वाले हैं, उनके पास हमारे पास अभी पूरी यहाँ गुंजाइश नहीं है, तो यहाँ 2 फंड इस वक्त तमीर हो रहे हैं। हमने गुजारिश की कि इनको जल्दी से जल्दी तमीर किया जाए। उसके बाद हमने जो सबसे बहुत ही अहम इशू है यहाँ मंडी को कैसे बचाना है, क्योंकि आप लोग खूब जानते हैं कि ये रंबी आरा में है, और रंबी आरा के बिल्कुल आगोश में ही। और चलिए अब जरा रुख सरहदी जिला कुपवाड़ा का करते हैं। कुपवाड़ा की ट्रेडर्स ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंतजामिया और ख़ास तौर पे ज़िला अस्पताल कुपवाड़ा की इंतजामिया पर इल्ज़ामात आयद करते हुए बताया कि यहाँ पे वो सब कुछ नहीं है जो कायदे और कानून में दर्ज किया जाता है। यहाँ बताया गया कि डॉक्टर और पैरामेडिक्स जो हैं मनमानियाँ करते हैं, बड़े वक्त से उनकी तब्दीलियाँ नहीं हुई हैं, और तब्दीलियाँ न होने के साथ साथ यहाँ इस अस्पताल में जो आवाम को बुनियादी हकूक़ मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे। यहाँ डॉक्टर ज़िला के जो जोमा हैं उनने बताया कि कुछ अमले, अस्पताल के कुछ अमले ने इस सारे अस्पताल को यरगमाल बना रखा है, और कई बार उन लोगों ने सरकार को बताया भी है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई है। और यहाँ पर डीडीसी मेंबर सुनाउल्लाह खान भी मौजूद थे, ट्रेडर्स फेडरेशन के सदर भी मौजूद थे, और मुकामी जोमा से लेके सभी ने आज यहाँ इंतज़ामिया से अपील की कि कहीं न कहीं इसकी रिहैबिलिटेशन ना सही लेकिन रेनोवेशन अस्पताल की ज़रूरत है, लेकिन शुरुआत अमले से की जानी चाहिए। जो यहाँ बैठे हैं 15 सालों से 20 सालों से, इन्होंने टिक करके रखे हैं अपने यहाँ जो इनके क्लिनिकें हैं वो उनको वहां लेते हैं, और वहां इन्होंने ज़बाखाना बनाया है। मुझे ये शर्म नहीं कहने में आती है, ज़बाखाना बनाया। ये सिर्फ इन्होंने चाकू हाथ में रखे हैं, बस काटते हैं लोगों को और लूटते हैं।
अगर किसी भी एजेंसी को प्रूफ चाहिए, मैं प्रूफ देने के लिए भी तैयार हूं। या सिर्फ पेशेंट को रेफर करते हैं क्लिनिक के ऊपर। मुझे बताओ यहाँ रहीपुरा। चलिए जरा पुलवामा का रुख भी करते हैं। राजपुरा से लेकर पुलवामा तक की सड़क और उस सड़क से लोग भी नालान, सोमो ड्राइवर भी नालान, और सोमो ड्राइवरों से लेकर दूसरे लोग सड़कों पर इसी नाला होने की वजह से। बताया जाता है सड़क की खस्ता हालत, और इस सड़क की राजपुरा से लेकर पुलवामा तक की खस्ता हालत सड़क की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इंतजामिया को कई बार बताया, लेकिन इंतजामिया है कि टस से मस नहीं होती है, और यही मामला लेकर आज नारेबाजी भी की जा रही थी। साफ जाहिर है सड़कों का हाल जो है वो जंजाल बना हुआ है, और सरकार बताती है तामीर और तरक्की, लेकिन ऐसी तामीर तरक्की पर आज पुलवामा के लोग नालान भी दिखाई दिए। लेकिन पुलवामा के बाद अब हम रुख करेंगे बड़गाम का, और बड़गाम में आज सूरत हाल में हुसैनी कॉन्फ्रेंस हुई। पीपल्स जस्टिस फ्रंट की जानिब से खानपुरा में इमाम हुसैनी की शख्सियत सूफियों की नज़र में के सिलसिले में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, और इस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर के सरकर्दा शिया और सुन्नी उलमा के अलावा मुकामी लोगों की अच्छी तादाद ने शिरकत की, और यहाँ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत पाक पर रोशनी डाली गई, और यहाँ पर उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तलकीन की गई। और यहाँ इस सेमिनार में दूसरे मुकर्रीन ने जहाँ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत पर रोशनी डाली, वहीं कश्मीर में आपसी इत्तेहाद और मजहबी हम आहंगी कायम व दायम रखने की अपील भी की गई। चलिए ये बड़गाम में हुसैनी कॉन्फ्रेंस, लेकिन आपको बताते चलें शोपियां में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने मेन टाउन के लोगों से अपील की है कि वो रात के वक्त अपने घरों से बाहर निकलते हुए एहतियात करें, क्योंकि एक चीते को वहां पे देखा गया है। और यहां पे लोगों से दरख्वास्त की गई है कि जब तक न उस चीते को कंट्रोल में लाया जाता है तब तक अपना एहतियात रखें, अपने बच्चों का एहतियात रखें, ख्याल रखें। एक दरिंदा इलाके में है, और दरिंदों की बात करें तो शहर में बहुत से दरिंदे हैं। पिछले दिनों आपको याद होगा, शहर में नहीं बल्कि कश्मीर के ऊपरी इलाकों में इस तरह के दरिंदे बहुत से देखे जाते हैं। लेकिन हम श्रीनगर में आज एक और मामला भी था, और शहर में ज़िला इंतज़ामिया नशे के खिलाफ मुहिम में थी। लेकिन कुछ लोग दबे लफ्ज़ों ये भी पूछ रहे थे कि पिछले दिनों शहर में जो गैंगवार के दौरान एक आदमी का मर्डर भी हुआ था, उस मर्डर के बाद क्या कुछ हुआ, वो क्या वो मर्डर किलर जिन्हें भी जो भी कहें, क्या वो पकड़े गए हैं, और शहर के शहर ख़ास में नशे के ख़िलाफ़ जो सरकार की जंग का ऐलान है वो कहाँ तक पहुँच गया। क्या कहीं कोई पुर्जा सरकार का शहर में काम कर रहा है, पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है हमें, और हम सरकार तक ये बात पहुँचा रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि बात पते की है, दूर तक की बात है, और उस पर अमल करने की या उस पर गौर करने की ज़रूरत है। तो फिलहाल श्रीनगर स्टूडियो से मुझे मेरे साथी समीर वानी, आबिद कादिर और साहिल भट्ट के साथ दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि रब्बे कायनात की रही मर्जी फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपने ख्याल, आपको वापस लिए चलता हूँ दिल्ली स्टूडियो। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।